नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 50 MCQ देखेंगे। 50 MCQ देखेंगे जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है। तो 1919 में रॉलेट एक्ट जो अधिनियम आया था उसी को जाना जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसने पुलिस को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी थी। इस अधिनियम का उद्देश्य था देश में बढ़ते राष्ट्रवादी विद्रोह को रोकना था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास था। इस मिशन का नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। यह मिशन विफल साबित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो किस घटना के दौरान, तो ये हो जाएगा होम रूल लीग आंदोलन जो 1916 ईस्वी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा लागू किया गया था। होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक का नाम घर घर में जाना जाने लगा और इसी वजह से उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। होम रूल आंदोलन आयरलैंड से लिया गया है। 2 होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और 1 अप्रैल महीना में और 1 सितंबर महीना में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। होम रूल लीग के मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य में स्वशासन को लागू करना। आपसे पूछे कि जो होम रूल आंदोलन है किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। तो 1896 में जो अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम था उसी को गाया गया था। रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम को उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 में शामिल किया गया था। बाद में इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने धुन दिया और 1896 के कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें वार्षिक अधिवेशन में पहली बार लोगों के सामने गाया गया। इसे 1937 ईस्वी के एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रीय गीत भी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेशवा ने निम्नलिखित में से किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार किया। तो बेसिन की संधि के साथ। पेशवा ने बेसिन की संधि के साथ अंग्रेजों के साथ सहायक संधि को स्वीकार किया था। 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपसे पूछे कि बेसिन की संधि किसके किसके बीच, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में 31 दिसंबर 1802 को। यह मराठा साम्राज्य के विघटन की दिशा में एक निर्णायक कदम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने औपचारिक रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो यह बना दिया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथों में केंद्रीकृत कर दी गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है। किसको, तो लॉर्ड कैनिंग को भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। गवर्नर जनरल की परिषद के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग विभाग और जिम्मेदारियां दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ था, सरकार के कुछ कानूनों, मांगों और आदेशों का पालन करने से सक्रिय रूप से इनकार करना, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सरकार जो आपको उस समय नमक पर भी कानून लागू कर दिया था, उसी को तोड़ने के लिए भी किया गया था। 1930 में ही डांडी की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो यह किया गया था 1841 ईस्वी में। 1841 ईस्वी में किया गया था।
गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने 1823 ईस्वी में एक सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति नियुक्त की थी, जिसका काम शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देना था। उस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। 1841 में इसकी जगह शिक्षा परिषद ने ले लिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित वायसराय में किसने फारस और फारसी प्रश्न नामक पुस्तक लिखी है? फारस और फारसी प्रश्न नामक पुस्तक लिखी है, तो ये लॉर्ड कर्जन ने लिखा है। लॉर्ड कर्जन ने फारस और फारसी प्रश्न नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक 1892 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक सरकार, सम्राट और सेना सहित फारसी संस्थानों का अवलोकन देती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता की मापन किस मशीन के द्वारा की जाती है? तो भूकंप की तीव्रता यहाँ पे अकॉर्डिंग का रिएक्टर स्केल रहेगा, तो रिएक्टर स्केल भी होगा, नहीं है तो सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यह पर्यावरणीय ऊर्जा है जिसका उपयोग मनुष्य लंबे समय तक करता है। इस प्रकार की ऊर्जा प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होती है और अंतर्निहित होती है। ये स्रोत पर्यावरण में कोई प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ज्वाला, भूतापीय ऊर्जा और जैव विद्युत ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या घट जाएगी यदि क्या होगा? तो जनसंख्या के घटने का मुख्य कारण जो होता है, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। सबसे अच्छा कारण यही है। नेक्स्ट और इसके बारे में देख लेते हैं कि किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो अंतर को प्राकृतिक विकास दर कहा जाता है। जन्म दर अधिक होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, अगर मृत्यु दर अधिक होगा तो जनसंख्या घटेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो पीलिया जो होगा जल से ही फैलेगा, प्रदूषित जल वगैरह से, दूषित जल से फैल सकता है। यह रक्त और रक्त के ऊतकों में बिलिरुबिन के जमा होने के कारण यह बीमारी फैल जाती है। बिलिरुबिन एक अपशिष्ट उत्पाद है जो आरबीसी के विघटन पर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो भारत में 4 जगह है, इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पश्चिमी घाट नीलगिरी जो हो जाएगा आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट हो जाएगा। और पश्चिमी घाट द्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद है और अधिकांश पर्णपाती चट्टानें और वर्षा वनों को आच्छादित करती है। 4 जैव विविधता वाले स्थल कौन कौन है? हिमालय है, पश्चिमी घाट है, हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत वर्मा यानी इंडो वर्मा चीन हो जाएगा और सुंदरबन हो जाएगा। ये 4 जगह जैव विविधता वाला जगह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है कितना है? तो ये होता है 20.95% होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 21% इसका सही उत्तर हो जाएगा। संरचना के अनुसार शुष्क हवा में जो नाइट्रोजन है 78.09, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 या कहीं कहीं आपको 0.03 लिखा रहेगा। यही एक्यूरेट ज़्यादा होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ाया जाता है। वायुमंडल के समताप मंडल में हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। यात्री विमान अधिकतर निचली समताप मंडल परत में और ट्रोपोपॉज के शीर्ष स्तर में उड़ते हैं क्योंकि यह कम अशांत परतें होती है और एक आसान सवारी प्रदान करती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच मौजूद जो परत है उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो पर्यावरण के लिए जनसंख्या वृद्धि से, फलन वृद्धि से, पादप वृद्धि से, जनसंख्या वृद्धि से खतरा है। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के लिए खतरा है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के अनियंत्रित विकास और प्राकृतिक आवासों के विनाश के माध्यम से देश में तेजी से जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास पर्यावरण को खराब कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा यह गर्म है, सहारा रेगिस्तान गर्म है और यह अफ्रीका महादेश के उत्तर में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में यह सहारा पड़ता है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सहारा एक गर्म रेगिस्तान है, यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 84 लाख
वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन को कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इसको शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पूरे देश में लॉन्च किया गया। इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करना था। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर तो हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, पटना हो जाएगा, सभी गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए इसके बाद देखते हैं, जैसे कानपुर, प्रयागराज, हरिद्वार, मिर्जापुर, भागलपुर, वाराणसी, कन्नौज, पटना, ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित है शहर है। बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो बीओडी पानी बहुत प्रदूषित है यही करती है। नदियों में जल प्रदूषण को घुलित ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। बीओडी ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन एक माप है पानी में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन घुल जाता है। और उच्च बीओडी का अर्थ है कि रोगाणुओं के कारण पानी अत्यधिक दूषित है। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? जल उत्पन्न बीमारी है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन और पानी से फैलता है। यह यकृत ऊतक की सूजन है और 2 प्रकार की होती है। तीव्र 6 महीने के भीतर ठीक हो जाती है और पुरानी 6 महीने से अधिक समय तक रहती है। और वहीं हेपेटाइटिस ए जॉन्डिस, जब पीलिया जो रोग हो जाता है जॉन्डिस अपने विकराल रूप में जब आ जाती है तो यही हेपेटाइटिस बी का रूप धारण कर लेती है, ए नहीं ये है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मल के द्वारा प्रदूषित नदी में मछलियों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाती है। लैंडसॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो हो जाएगा लैंडसॉफ्ट जर्मन स्कूल से। लैंडसॉफ्ट विचारधारा जर्मन स्कूल से संबंधित है। 19वीं सदी के अंत में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा विकसित यह विशेष रूप से भूउद्देश्यों के वर्गीकरण और विश्लेषण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला देख लेते हैं कि भारत में बहुत कम प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। भारत में प्रमुख प्रवाल भित्तियों में पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार 3 में के आयोजन के दौरान रखी गई। राजधानी की वास्तुकला और योजना 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हॉबर्ट बेकर और एडविन लुटियंस के द्वारा बनाई गई थी। इससे पूर्व देश की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो सितारों के चमकने की जो प्रकाशीय प्रक्रिया है वह अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि जो पोर्सलिन होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। इसीलिए एक स्टील के गिलास की तुलना में चीनी मिट्टी के मग में गर्म चाय पीना आसान है, क्योंकि चीनी मिट्टी एक ऊष्मारोधी है और ऊष्मा को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा आभासी यानी काल्पनिक होगा और सीधा होगा। अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। जैसे जैसे वस्तु और लेंस के बीच की दूरी घटती जाती है वैसे वैसे आभासी प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया वैज्ञानिक नियतिवाद को, नव नियतिवाद को, उपयोग एक से अधिक को दिया। निम्नलिखित में से अपेक्षिक घनत्व के लिए सही मात्रक? तो अपेक्षिक घनत्व हो जाएगा केजी पर मीटर की हो जाएगा, घन मीटर, केजी किलोग्राम पर घन मीटर हो जाएगा। अपेक्षिक घनत्व की इकाई ऐसा इकाई केजी पर मीटर क्यूब होता है। अपेक्षिक घनत्व किसी दिए गए तापमान पर किसी वस्तु पदार्थ के घनत्व और अन्य संदर्भ वस्तुओं के घनत्व के बीच के अनुपात को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इसका नाम क्या है? तो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन।
किसी पदार्थ को बिना तरल बने ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करना ऊर्ध्वपातन या उस उत्सादन कहलाता है। उदाहरण, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रख दें तो उसकी मात्रा बराबर घटती जाती है, इस घटना को उत्सादन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पारा और ब्रोमीन। ठीक है, धातु है तो धातु जो है तत्व क्या हो जाएगा? तत्व, धातु अधातु दोनों हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाला धातु का नाम, तो धातु में आपका पारा हो जाएगा, अधातु में ब्रोमीन। यहाँ तत्व, यहाँ धातु नहीं तत्व होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि पारा धातु है और ब्रोमीन अधातु है। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाला धातु पारा है। पारे को क्विक सिल्वर कहते हैं जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो 50% है, 50%। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी। लालू प्रसाद यादव ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो 14 है, 14। पटना जिले के अंतर्गत 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और 2 संसदीय क्षेत्र आता है। बिहार विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 243 निर्वाचन क्षेत्र है और विधान परिषद 75 है। बिहार विधानसभा का गठन 1937 में किया गया था। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया है, तो यह संघीय प्रणाली का विचार कनाडा देश से लिया है, कनाडा देश से। इसके अलावा कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र अधिकार आदि ये सब भी लिया गया है कनाडा से। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु है 30 वर्ष है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल जो है अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक मैकाल श्रेणी में स्थित है। अमरकंटक एक पवित्र शहर और गंतव्य स्थल है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जोड़ता है, जो समुद्र तल से 1067 मीटर पर स्थित है। यहाँ से नर्मदा और सोन दोनों नदियाँ निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो हो जाएगा रोहतास जिले में सर्वाधिक होता है बिहार में। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार रोहतास जिले में गेहूं का उत्पादन 729.31 हजार टन सर्वाधिक होता है। इसके बाद कैमूर, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण है, जहां क्रमशः 383, 335 और 385 टन गेहूं, 1000 टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह डफरिन ने इसको उड़ाया था मजाक। डफरिन यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी खिली उड़ाई थी कि यह एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत का वायसराय था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित है? तो मौलाना मजरूल हक, मौलाना जफर अली और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली, इनमें से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अरहार आंदोलन में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली से संबंधित नहीं थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1910 में की गई थी। इसके नेतृत्वकर्ता थे मोहम्मद अली, मौलाना मजरूल हक, मौलाना जफर अली और हसन इमाम थे। इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी। 1832 से 33 के बीच में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू था। नारायण राव, देव नारायण में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन बाहरी लोगों टीकू अंग्रेजों के शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। नेक्स्ट वर्ष, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया? तो 1858 ईस्वी में। 1857 की क्रांति में महान नायक बाबू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हो गया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में घायल होने के कारण हुआ था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के भोजपुर जिला बिहार के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई? तो खुदीराम बोस को दिया गया था, खुदीराम बोस को। कब? तो मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। इसे खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया, जिसमें जिला अधिकारी किंग्सफोर्ड की जगह लेडी कैनेडी की मृत्यु हो गई
इस अपराध में 17 वर्षीय युवक खुदीराम बोस को अगस्त 1908 में फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो न्यायपालिका, विवादित कार्यपालिका, आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित करना। एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य के द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। एक से अधिक इसमें से उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो यह था चौहान समिति। चौहान समिति वी.आई. चौहान की अध्यक्षता में दल बदल पर एक समिति का गठन किया गया, जिसने फरवरी 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल का सटीक परिभाषा देना था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने कहा था कि सार्वजनिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी जानी चाहिए? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुआ था। ब्रॉड गेजवे रेलवे लाइन की साइज जो होती है 1676 mm होती है। ब्रॉड गेजवे रेलवे लाइन की साइज 1674 mm या 1.76 मीटर होता है, जबकि मीटर गेज और छोटी लाइन स्माइल गेज की चौड़ाई 1 मीटर और 0.76 मीटर होती है।